हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं मिसेस प्रिया सिंह आज फिर हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्लास 9th में देखा था कि सेल क्या होता है एंड व्हाट इज सेल, सेल के शेप्स कौन कौन से होते हैं, सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, सेल के नंबर्स के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिसे हिंदी में एक कोशिका और बहुकोशिका भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमने सेल थ्योरी देखी थी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत देखा था, जिसमें 3 साइंटिस्ट ने अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें शील्डन एंड श्वान जो थे वो थे और वर्चो थे, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम अपने चैप्टर को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मेन जो इसका बेसिक फीचर जो था, जो मेन डिफरेंस था वो यही था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दैट इज एब्सेंट और यूकैरियोटिक में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। आज हम जो देखेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल को हम लोग कहते हैं हिंदी में पादप कोशिका और एनिमल सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं जंतु कोशिका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, पादप कोशिका, और एनिमल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कोशिका। तो पहला जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि प्लांट सेल्स इज लार्ज इन साइज। प्लांट सेल जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं एज कंपैरिजन टू प्लांट सेल्स, पादप कोशिका के कंपैरिजन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। इनकी साइज जो वेरी करती है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकती है, जबकि एनिमल सेल्स की जो साइज होती है दैट इज 10 to 30 माइक्रोमीटर, यानी 10 से 30 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। सेकेंड डिफरेंस जो होता है दैट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जो मेन थर्ड डिफरेंस है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जनरली क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियस ही बात है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसमें कैरी आउट होती है, प्लांट सेल्स में, यानी प्लांट्स में होती है। तो एनिमल सेल्स में इसलिए ये चीज नहीं होती है क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पर्णहरिम उपस्थित होता है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्णहरिम जो है वो अनुपस्थित होता है। ये था मेन थर्ड डिफरेंस।
फोर डिफरेंस की बात कर लें तो वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज एंड इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट इट इज स्मॉल इन साइज एंड वेरी फ्यू इन नंबर्स। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो आप जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो लार्जर साइज का जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज वैक्यूल। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। अब रसधानी जो होते हैं प्लांट सेल्स में यानी पादप कोशिका में बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पूरे सेल का आधा पार्ट तो यही कवर कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें जो होती है वो पेरिफेरी यानी किनारों की तरफ चली जाती हैं। एनिमल सेल में ये चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और अगर प्रेजेंट भी होती हैं तो ये बहुत ही साइज में छोटी होती हैं और बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। पांचवा हम बात करें, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स वेयर एज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो है उसमें फॉर्मेशन नहीं होती है सेंट्रियोल्स की, क्योंकि वहां पे ये सेंट्रोसोम्स वाले ऑर्गेनील जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स में सेंट्रियोल्स फॉर्म्ड होते हैं जिससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल को डिफरेंट क्रोमोसोम्स को अलग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देती हूँ। पहला डिफरेंस है इट इज लार्जर इन साइज प्लांट सेल्स, और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। दूसरा है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, जबकि सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। थर्ड पॉइंट है जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वेयर इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इसी तरीके से वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज लार्जर इन साइज वेयर एज वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल बट इफ प्रेजेंट इट इज वेरी स्मॉलर इन साइज एंड वेरी फ्यू इन नंबर। इसी तरीके से सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल वेयर एज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। कोशिका यानी कोशिका के अंग यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। अब सेल जो है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज प्लांट सेल, और यहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये हो गया राइबोसोम, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज माइक्रोफिलामेंट्स, वेसिकल, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एक बेसिक डायग्राम है प्लांट सेल का। अब ये जितने भी सेल्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और सेम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। ठीक है ना, 9th क्लास के जितने सिलेबस में दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं और इनके क्या बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी भी सेल के जो मेन 3 पार्ट्स आते हैं दैट इज, पहला तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली, या फिर आप इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो यही हो गया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड जो पार्ट होता है दैट इज सेल वॉल, सॉरी न्यूक्लियस,
केंद्रक, और थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटिव फीचर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और इससे भी इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन जो था इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी थी वो श्वान ने की थी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय श्वान इन 1836। ठीक है, श्वान के द्वारा इसको क्या किया गया था? खोजा गया था। इसकी खोज श्वान ने 1836 में की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। आप ये सेल देख सकते हैं। ठीक है, ये सेल का जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, जो इसको चारों तरफ से क्या किया है? घेरा है। अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साइड में आउटर की तरफ एक लेयर बनी हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान इन 1836, और वी कैन से कि इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये बाहरी झिल्ली होती है जो पूरे सेल को बाहर से घेर के रखती है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं इसका फीचर, इट इज थिन, delicate and elastic in nature। थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है नेचर में। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स outside and inside the cell। सेल मेम्ब्रेन का आप कह सकते हैं ये फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। कोई भी सेल के अंदर जाता है पदार्थ, या कोई भी पदार्थ अंदर से बाहर आता है, तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए कौन अलाउ करता है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे टाइप के पदार्थों को यानी मटेरियल्स को अलाउड नहीं करता अंदर जाने के लिए, इसीलिए कुछ लिमिटेड पार्टिकल्स को या लिमिटेड मटेरियल्स को ही अलाउ करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज selectively permeable in nature। सिलेक्टिवली परमिएबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं चयनात्मक, पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक मतलब होता है चूज करके, चयन करके, ये कुछ चयनित पदार्थों को ही सेल के अंदर अलाउ करता है जाने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और बेसिक फीचर है, इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बेटा ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही पार्ट में, दोनों ही प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस।
दोनों की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं। तो बेटा डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विसरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विसरण कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द मूवमेंट ऑफ particles, ions or gases from the region of higher concentration to the region of lower concentration। ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयंस और गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। हिंदी में अगर हम लिखें तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पदार्थ, आयन तथा गैसों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। आप इसको क्या कहते हैं, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पदार्थ, आयन या गैसों का विनिमय, गैसों का गमन जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो जहां पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से पार्टिकल्स जो है उस तरफ जाएंगे जहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। आपने प्लांट्स में भी देखा होगा या फिर आपने ये देखा होगा कि जब भी स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है तो दैट इज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। यानी अगर गैस जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है। इसीलिए वो अंदर से बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है और अंदर कम है, इसीलिए वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैसेस की मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरह से मूवमेंट जो होती है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं परासरण। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। तो ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सेम, द मूवमेंट ऑफ water from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane। अगर हिंदी में हम लोग लिखे इसी चीज को, जल का गमन जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा
होता है तो इसे परासरण कहते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। ये है डेफिनेशन ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जल का गमन जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब बेटा ये थोड़ा सा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। वो क्या सोचते हैं कि अगर डिफ्यूजन है तो इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और उल्टा बता देते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होती है, उल्टी हो जाती है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लगभग सेम होती है, बस डिफरेंस यही होता है कि डिफ्यूजन में चाहे पार्टिकल्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे गैस हो, उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वहां वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड करना जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मूवमेंट्स को ही अलाउ करती है, सारे मूवमेंट्स को अलाउ, सारे पार्टिकल्स को अलाउड नहीं करती है मूव करने के लिए। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें से ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, तो उनके साइज पे डिपेंड करता है। तो जो अलाउ कर दिए जाते हैं उसमें से आधे मूव हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं अपने साइज की वजह से, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहेंगे अल्प परासरी विसरण। अल्प परासरी विसरण। बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो कंडीशन होता है जब किसी सेल के सराउंडिंग मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस कंडीशन में वाटर जो होते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग दे स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल्स एंड सेल्स स्वेल अप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है, सपोज दिस इज अ बीकर, इसके अंदर क्या है, वाटर है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, किसी सेल को पुट कर दिया, ठीक है ना। तो सेल को पुट करने के बाद क्या होगा कि आपने ये देखा कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और बाहर की वाटर कंसंट्रेशन जो है सराउंडिंग मीडियम में वो क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेल के अंदर एंटर करना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण की वजह से सेल में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो वाटर का अंदर जाना जिसकी वजह से सेल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो सॉल्यूशन होता है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समपरासरणी विसरण। समपरासरी विसरण। समपरासरी विसरण क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आइसो मतलब बराबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक बीकर है, तो यहाँ पे भी वाटर कंसंट्रेशन है पानी में, इसमें एक सेल को डाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सेल के सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो अंदर से बाहर की तरफ भी हो रही है और बाहर से अंदर की तरफ भी हो रही है। तो यहाँ पे सेल के शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड जो सॉल्यूशन होता है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड जो सॉल्यूशन होता है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अति परासरणी विसरण, अति परासरी विसरण। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक के उल्टा होगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सपोज दिस इज अ बीकर, इसमें एक वाटर कंसंट्रेशन रखा हुआ है, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इसमें आपने जब किसी सेल को डिप किया तो यहाँ पे जो है वाटर के सराउंडिंग मीडियम में जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू सेल। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बाहर तो कम है लेकिन सेल के अंदर ज्यादा है। इस कंडीशन में सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी तो सारा बाहर आ गया, तो जिसकी वजह से सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि सेल जो है वो श्रिंक हो गया। तो जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो श्रिंक कर जाता है, और जब भी किसी सेल को हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन में डालते हैं तो वो क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। इसी बेस पे बेटा एक दो टर्म और है जो मैं बताना चाहूंगी। एक टर्म होता है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कोशिका जीव द्रव्य कुंचन, और एक होता है डीप्लाज्मोलिसिस, इसका उल्टा डीप्लाज्मोलिसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य विकुंचन, कोशिका द्रव्य विकुंचन। ठीक है ना। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होती है और सेल जो होता है श्रिंक कर जाता है। तो जब भी किसी प्लांट सेल की हम बात करें, किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो वहां पे मूवमेंट जो होती है वाटर की बाहर की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक कर जाता है, और हमें जो प्लांट सेल का शेप है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सपोज दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गया, और ये सेल जो था वो श्रिंक करके किनारे में इकट्ठा हो गया। श्रिंक करने के बाद क्योंकि वाटर जो था वो बाहर की तरफ मूव हो गया, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। इसी प्लांट सेल को जब आप उठा के किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइपोटोनिक आपने क्या पढ़ा कि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है तो वो सेल के अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जब पानी अंदर की तरफ मूव होगा तो वापस से सेल जो है वो क्या करने लगेगा, स्वेल करने लगेगा, और इसकी शेप वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो यानी जब ये श्रिंक कंडीशन से वापस ये पहले जैसा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस, यानी कोशिका द्रव्य विकुंचन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, साथ ही साथ प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और आपको मेरे लेक्चर्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।